जैसे कि आज आप लोग स्कॉलरशिप एग्जाम में अपीयर हुए और सबसे पहली बात तो इतना बढ़ चढ़ करके भाग लेने का आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए बेटा, हमेशा हम लोग एक चीज देखते हैं कि जो स्टूडेंट है उसके पास एबिलिटी बहुत है, योग्यता बहुत है, प्रतिभा है, लेकिन उसको सही मंच सही जगह नहीं मिल पाती जहां से उसकी प्रतिभा को निखारा जा सके, एक आम व्यक्ति से लेकर के अधिकारी बनने तक का सफर वो तय कर सके। कई सारी बाधाएं आती हैं, उसमें सबसे बड़ी बाधा आती है वित्तीय समस्या, पैसों की समस्या। तो उसी समस्या को देख करके ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया, ताकि ऐसे छात्र जो वास्तव में डिजर्व करते हैं और जो बनना चाहते हैं कुछ, उनको इसका लाभ मिल सके। और आप सभी ने भाग लिया। कैसा लगा आप लोगों को एग्जाम देकर के? ठीक लगा? अब ये जो छात्रवृत्ति परीक्षा है, जैसा कि इसका उद्देश्य मैंने पहले ही आपको क्लियर किया, अभी कोई भी आंसर की वगैरह इसमें अपलोड नहीं होगा। सुबेरे 10 बजे आप सभी को यहां पर आना है। याद रखेंगे, उपस्थित होना बहुत जरूरी है, ठीक है? अगर उपस्थित नहीं होंगे तो फिर रजिस्ट्रेशन रद्द माना जाएगा उसको। तो इसलिए उपस्थिति बहुत अनिवार्य है। सुबह 10 बजे बिलासपुर में, ठीक, परीक्षा परिणाम की घोषणा करेंगे और शाम को 5 बजे रायपुर में परीक्षा परिणाम की घोषणा करेंगे और उसी समय ऑनलाइन की भी घोषणा करेंगे। जो ऑफलाइन का मेरिट लिस्ट है वो अलग तैयार होगा और जो ऑनलाइन का मेरिट लिस्ट है दोनों अलग अलग तैयार होंगे, ताकि कहीं से भी ओवरलैपिंग ना हो किसी भी प्रकार की। तो 25 जून को परिणाम की घोषणा की जाएगी। अब इसमें खास बात यह है बेटा कि 1 जुलाई से बैच, आपका जो स्कॉलरशिप बैच है वो शुरू होगा 1 जुलाई से। और इसमें 3 प्रकार के बैच हम अनाउंस कर रहे हैं। जैसे एक है आपका इंटीग्रेटेड बैच। जैसे बहुत सारे छात्र होते हैं जो जस्ट 12th पास करके आते हैं और वो कॉलेज की तैयारी करने के लिए आते हैं। तो कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए जब एक छात्र आता है तो 3 साल जब वो कॉलेज की तैयारी कर लेता है, उसके बाद आगे 1-2 साल फिर वापस से रह करके उसको पीएससी की या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है। तो इससे उसका समय और पैसा दोनों ही बर्बाद होता है। जबकि सिविल सर्विसेज की या कंपटीशन की तैयारी आप करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा समय है जस्ट आफ्टर 12th। 12वीं के बाद ही आप तैयारी करें और ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करेंगे तो ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करने से जो आपका जो पीरियड एक्सटेंड हो रहा था वो बचेगा, समय आपके पास बचेगा और ग्रेजुएशन के साथ आसानी से तैयारी की जा सकती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक इंटीग्रेटेड कोर्स वापस से लेकर के आ रहे हैं। वापस से लाने का मतलब ये था कि पहले हमारा बैच चल रहा था, इसको फिर से थोड़ा और रीऑर्गेनाइज करके, बदलते परिवेश को देखते हुए, एग्जामिनेशन पैटर्न को देखते हुए इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके इसको हम लेकर के आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट ईयर प्रीवियस फाइनल 3 साल का कम से कम हमारा ग्रेजुएशन होता है, तो उसमें हम भी जो हमारा कोर्स अनाउंस कर रहे हैं वो बेसिकली तो 2.5 साल के आसपास का रहेगा और 3 साल आपके पूरा होते होते सारे जितने भी आयाम होते हैं सिविल सर्विसेज को लेकर के सारे कंप्लीट होंगे। जैसे आप हमेशा सुनते होंगे बड़ों से या जो भी आपके सीनियर रहे होंगे कि जब भी आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करें तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एनसीईआरटी के महत्व को समझ नहीं पाते हैं लोग और सीधा आकर के, सीधा जिनके पास समय है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो अभी 12वीं पास हो रहे हैं और जो ऑलरेडी मान लो कि 20-21 साल के हो चुके हैं, अब उनको 22 साल में एग्जाम देना है 21 कंप्लीट होकर के, तो उनके लिए फिर ये अप्लाई नहीं होगा। लेकिन जिसके पास समय है, जो जस्ट 12th पास कर रहा है, उसको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास समय है। वो आपका कॉन्सेप्ट बनाता है ना, कॉन्सेप्ट बनता है और कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही आज आप देखें जितने भी आप एग्जाम देखेंगे, अभी हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो एग्जाम हो रहे हैं सिविल सर्विसेज के या जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देख रहे हैं, उसमें सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है तो हमें लगता है कि भाई ये क्या है, ये तो कोर्स के बाहर आ गया। वो कोर्स के बाहर नहीं है, एक्चुअली आपने उसको पढ़ना ही ठीक से शुरू नहीं किया है, पढ़ाई न्यू आपकी कमजोर है। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। एक डिफरेंस बता रहा हूं मैं आपको। जैसे हम संविधान पढ़ना शुरू किए, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू किए, तो हम सीधा संविधान में आ जाते हैं कि संविधान क्या है,
लेकिन जब आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो वहां पर पढ़ेंगे संविधान क्यों है। समझ रहे हैं, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी, संविधान की आवश्यकता क्यों है। और जब आप ये जान जाएंगे कोई चीज क्यों है, तो वो चीज क्या है वो अपने आप याद रह जाती है। समझ रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब भी पढ़ाना शुरू करता हूं तो मैं इसी कॉन्सेप्ट से पढ़ाना शुरू करता हूं कि हम किसी चीज को जाने कि वो क्यों है, तब हम बता पाएंगे कि वो चीज क्या है। जैसे संविधान क्यों है, भाई आमतौर पर आप भी जानते होंगे कि देश में एक संविधान है जिससे हमारा देश चलता है, लेकिन संविधान बनाने की जरूरत क्या पड़ती है। तो जैसे आप लोग मान लीजिए 8-10 लोग हैं और सबकी सोच अलग अलग है, और सब सोचते हैं कि भैया हमको एक पिकनिक पर जाना है। सबकी सोच अलग अलग है, कोई सोचता है कि भाई बड़ी गाड़ी में चलेंगे, तो कोई कहता है भाई गाड़ी में ही खर्चा हो जाएगा, छोटी गाड़ी में चलते हैं। कोई कहता है एसी चलाओ, कोई बोलता है नहीं एसी नहीं चलाएंगे, कोई बोलता है रुक रुक करके जाओ, कोई बोलता है नहीं रुकेंगे। इसका मतलब यह है कि आप 8-10 लोग हैं और उसमें डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, सबकी सोच सबकी आवश्यकताएं अलग अलग है। और अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो फिर आप पिकनिक पर नहीं जा पाएंगे। तब आप क्या चाहेंगे कि कोई आपका सीनियर हो जो एक ऐसा लॉ बना दे, एक ऐसा कानून बना दे जिसमें सबकी थोड़ी थोड़ी बातें आ जाए, और जब वो कानून बन जाएगा तो सबको लगेगा कि हाँ मेरे बारे में तो इसमें कहा गया है, मेरी बातें तो फुलफिल हुई है। और तब वो कानून जब बन जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी थी आप में कि एक साथ चल पाना संभव नहीं था, लेकिन जब कानून बन जाएगा तो फिर अब उस कानून के आधार पर जब सबकी बातें मानी गई होंगी तो उसके आधार पर आप पिकनिक जा सकते हैं। भाई एक कानून बना दिया कि चलो भाई जब गाड़ी चलेगी तो एसी चालू हो जाएगा, जब ज्यादा ठंडा हो जाएगा एसी कम कर देंगे। 2-3 स्पॉट बना लिए, यहां पर रुक करके सेल्फी ले लेंगे। समझ रहे मेरी बात को। तो जब इस तरीके का कानून बन गया, बोले बड़ी गाड़ी या छोटी गाड़ी को छोड़ करके एक मीडियम साइज की गाड़ी ले लेते हैं, खर्चा भी लिमिट हो जाएगा, तो अब सबको लग रहा है हमारी बातें हो गई, और वो जो कानून होगा उसी के आधार पर फिर सबको लेकर के चला जा सकता है। मेरी बात समझ में आई। ठीक वैसे ही आप देखो बेटा, जब भारत स्वतंत्र हो रहा था 1947 के आसपास, अब भारत में देखो कितनी डाइवर्सिटी है। विश्व में कुल 8 धर्म पाए जाते हैं, 8 मेजर रिलीजन, और 8 के 8 धर्म भारत में पाए जाते हैं। विश्व के किसी देश में 1 भाषा बोली जाती है, 2 भाषा बोली जाती है, 10 भाषा बोली जाती है। भारत में 1652 भाषाएं बोली जाती हैं, 1652 भाषाएं। भारत में कोई अल्पसंख्यक है, कोई बहुसंख्यक है, कोई फॉरवर्ड क्लास है, कोई बैकवर्ड क्लास है, महिला है, पुरुष है, सबकी आवश्यकताएं अलग अलग है। तो ऐसे में देश कैसे एक साथ चलेगा। इसीलिए फिर देश में क्या बनाया गया, संविधान बनाया गया। संविधान में सबकी बातों का ध्यान रखा गया, और उस संविधान से देश चल रहा है। यानी जब सबको साथ में लेकर के चलना होता है तो वहां संविधान जरूरी होता है। समझ बात। तो यहीं से देखो एक कानून बना, उस कानून से ही देश चलेगा जिसमें सबके लिए बातें होंगी। अगर वो कानून नहीं होगा तो देश नहीं चल पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि संविधान किसी भी देश की मूलभूत विधि होती है, फंडामेंटल लॉ होती है। ये जो कॉन्सेप्ट अभी आपने सीखा कि क्यों है, ये एनसीईआरटी सीखा जाता है। और जो मैंने अभी आपको बताया कि संविधान किसी भी देश की एक मूलभूत विधि होती है, ये हम सीधा प्री में आते हैं तो पढ़ाई करते हैं। डिफरेंस समझ में आया दोनों में। ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए इस इंटीग्रेटेड कोर्स में फर्स्ट जो ईयर होगा उसमें हम लोग एनसीईआरटी, सेकेंड ईयर जो होगा उसमें कंप्लीट प्रीलिम्स की क्लासेस, और फिर मेंस और इंटरव्यू फाइनल ईयर में। तो इस तरीके से आपका 3 साल पूरा होते होते आपकी तैयारी भी पूरी हो जाएगी। और आमतौर पर 17-18 साल की उम्र में, हम 17 साल की उम्र में 12वीं पास करते हैं, 18, 19, 20 में आपका तैयारी पूरा हो जाएगा, और 21 साल के जब आप होंगे तब आप एग्जाम देंगे। तो कंप्लीट आप तैयारी के साथ जा पाएंगे। तो इस तरीके से एक इंटीग्रेटेड कोर्स जो है ये भी 1 जुलाई से जारी होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो भी आपके 12वीं पास बच्चे हैं, या आप में से जो भी हैं जो जस्ट 12th क्वालिफाई किए हैं, वो इस बैच में प्रेफर करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो बच्चे जिनकी उम्र हो चुकी है, मतलब जो अब नियर बाई स्टेज में, जिनके पास 1-2 साल ही है ना, उनको एग्जाम अपीयर होना है। मतलब आप समझ लीजिए आपकी उम्र अगर 20 और 21 साल के आसपास है, तो मतलब बस आपको एग्जाम देना ही है। तो ऐसी स्थिति में एक टारगेट बैच हम लेकर के चल रहे हैं, जिसमें पूरा फोकस्ड करके एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की। तो वो टारगेट बैच भी शुरू होगा 1 जुलाई को ही, और इसके बाद मेंस का भी एक बैच जो है वो
अनाउंस कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय होते हैं सब्जेक्ट वाइज, जो अलग अलग एग्जाम में हो सकता है कि जब हम यहाँ जीएस और वैसे तो सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे प्रीलिम्स मेंस में, लेकिन इसके बावजूद भी हो सकता है कि कोई बच्चा थोड़ा ज्यादा कमजोर है मैथ्स में, तो उसकी मैथ्स की स्पेशल क्लास चलेगी हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा। जैसे यहाँ अभिजीत सर है, रायपुर में सौरभ सर है, दोनों सर लोग आना जाना करके। इसके बाद जैसे हिंदी लैंग्वेज हो गया, अलग अलग एग्जाम में पूछता है, तो अगर हिंदी किसी का कमजोर है, कोई इंग्लिश मीडियम वाला है, तो वो हिंदी स्पेशल क्लास कर सकता है। जैसे यहाँ पर रविंद्र तिवारी सर बताएंगे, पढ़ाएंगे आपको, हेम सर पढ़ाएंगे, रायपुर में भी है। ठीक, तो इस तरीके से जैसे किसी की इंग्लिश, जैसे इंग्लिश कई लोगों की कमजोर होती है, मेंस में इंग्लिश भी 50 नंबर का है। ठीक, तो इंग्लिश में को भी पढ़ाने के लिए इंग्लिश की भी स्पेशल क्लासेस चलेंगी और अभिजीत सर उसको पढ़ाएंगे। 2 अभिजीत सर हैं, एक डायरेक्टर सर है और एक हमारे और अभिजीत सर है, दोनों लोग मिल करके पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो ये क्लास भी हम लोग स्पेशली अपने बच्चों के लिए लॉन्च कर रहे हैं कि किसी भी चीज की जरूरत अगर महसूस हो तो यहाँ पर वो उस चीज को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशल कंप्यूटर की क्लास भी चलेगी। जैसे कुछ व्यापम के, अब तो वो कर्मचारी चयन मंडल हो गया, तो उसके एग्जामिनेशन में कई बार कंप्यूटर की अलग से मांग होती है, 50 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है, तो कंप्यूटर की भी स्पेशल क्लास आपको यहाँ पर मिल पाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से पूरी कोशिश है। और एक और खास बात, जो क्लासेस होंगी प्रीलिम्स की जो क्लासेस होंगी, इंटीग्रेटेड कोर्स जो होगा, ये पूर्णतः ऑफलाइन कक्षाएं होंगी, प्योर ऑफलाइन होगा। ठीक है, मतलब कोई एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन लाइव क्लास परचेज कर सकता है, नहीं तो प्रॉपर ऑफलाइन क्लासेस ही होंगी यहाँ। ठीक है, मतलब टीचर सामने रहेंगे और वो आपको पढ़ाएंगे। ठीक, बिलासपुर रायपुर अलग अलग चलेगा, रायपुर की क्लास रायपुर में चलेगी, ठीक, और बिलासपुर क्लास बिलासपुर में चलेगी। समझ गए? टीचर्स और डायरेक्टर्स, जैसे हम 4 डायरेक्टर हैं जो पढ़ाते हैं, 5वें डायरेक्टर मैनेजमेंट देखते हैं, तो 4 जो डायरेक्टर है पढ़ाने वाले, वो भी मूव होंगे दोनों जगह पर। और जो फैकल्टीज है, हमारे जो टीचर्स हैं, वो भी जो है दोनों जगह मूव होकर के प्रॉपर आप लोगों की ऑफलाइन क्लास लेंगे। ठीक, और 1 जुलाई से बेटा भिड़ जाना है पढ़ाई करने के लिए। अगर सफल होना है लाइफ में, देखो बेटा, ये वो रास्ता है जिसकी मंजिल कब मिलेगी ये आपको नहीं पता है, लेकिन बस अगर सही दिशा होगा, सही मार्गदर्शन होगा और नियमित अगर तैयारी करोगे, अनुशासित तैयारी करोगे, तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई व्यक्ति अनुशासित था, उसके मन में था, उसको बनना था और वो असफल हो गया हो। आज तक ऐसा मैंने नहीं देखा। हाँ, समय जरूर लगता है, क्योंकि कई बार हम जब एफर्ट्स लगाते हैं तो एफर्ट्स की सही दिशा नहीं होती, या उतना अमाउंट का एफर्ट हम नहीं लगा पाते जिससे हमारा डायरेक्शन सही हो पाए। समझ गए? इसलिए तैयारी को 1 जुलाई से आपकी बैचेस सभी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 25 जून को, जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपको, बिलासपुर और रायपुर, बिलासपुर का समय रहेगा सुबह 10 बजे, और उसके बाद आपको 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा आपके एडमिशन की प्रक्रिया को पूरी करने का। फर्स्ट डे की क्लास बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि वो ओरिएंटेशन की क्लास होगी। मतलब उस दिन आपको हर चीज बताया जाएगा तैयारी से जुड़ी हुई, कि क्या क्या आपको यहां पर बेहतर करना है। फर्स्ट क्लास मिस करेंगे तो फिर आपको आगे दिक्कत होगी। समझ में आई मेरी बात?